हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक इंडियन पोम को जिसको स्टेट में भी दी गई है और साथ ही साथ बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां ग्रेजुएट लेवल में, ग्रेजुएशन में, डिग्री में इस पोम को प्रिस्क्राइब किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहां पर इस पोम को पढ़ाया जाता है। आज हम जिस पोम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इंडियन इंग्लिश ऑथर है, कह सकते हैं पोर्टुगीज ऑथर है, जिनकी जन्म इंडिया में हुआ है, लेकिन उनके जो फादर हैं, उनकी जो मदर हैं, फादर पोर्टुगीज से बिलोंग करते हैं और मदर ब्रिटिशर्स थी। लेकिन दोनों पेरेंट्स से एक बच्चा जन्म लेता है जिसका जन्म इंडिया में होता है। हम बात कर रहे हैं HLV डेरोजियो का। उन्होंने जो आज की पोम को लिखा है जिसका नाम है पोएट्री, उसको HLV डेरोजियो ने लिखा था। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो आज हम दोस्तों इसी पोम को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। पहले हम कुछ पोएट को जानेंगे, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट कंटेंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो पोएट्री का पार्ट होगा, जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद फिर हम पोम को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर को लेंगे जो इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। पसंद आने पर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों ये जो पोम है ना, जिसको पोएट्री के नाम से जाना जा रहा है, पोएट्री है, इस पोम का नाम पोएट्री है। एक सोनेट है, 14 लाइन्स का है। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग देखते हैं क्या क्या है नहीं है। उससे पहले हम ऑथर पोएट को हम डिस्कस कर लेते हैं, पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पोएट आखिर इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम से एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दी जाती है, इनकी मेजर वर्क से पूछ दी जाती है, ये किस टाइप का थीम पर काम करते थे, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इनकी पूरी HLV का बड़ा नाम है ना, पोर्टुगीज ओरिजिन की हम बात करते हैं। इनकी जो फैमिली है पोर्टुगीज, तो उसी टाइप से नाम भी है। इनकी नाम जो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये डेरोजियो का पिक्चर है। इनकी बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो कम एज में डेथ होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स रही है। इंडिया का मतलब एक ट्रू, ही वॉज अ ट्रू पेट्रियट कह सकते हैं, देशभक्त कह सकते हैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो एक इंडियन पोएट है, पोर्टुगीज ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। इनकी बर्थ जो है 18 अप्रैल 1809 को होता है, 1809 कलकत्ता में होता है। और इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों 31 को ही। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम एज तक ये सरवाइव करते हैं। लगभग आप देख सकते हैं लगभग 22 साल तक इन्होंने सरवाइव किया। 22 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी फादर जो है ना इंडो पोर्टुगीज से बिलोंग करते हैं, मदर एक एंग्लो इंडियन होती है, ये भी ब्रिटिशर्स होती है। इनको मतलब कह सकते हैं कि स्कूल इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो इससे मतलब उसकी जो कॉस्ट्यूम होते हैं स्कूल की, वो उन्हें पसंद नहीं थी और इस वजह से, ऐसे इनके फादर अच्छे पोस्ट पर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, तो कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में इनको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन जो स्कूल की कॉस्ट्यूम होते हैं, ड्रेस होती है, वो उसको पसंद नहीं था। और 14 के एज में ये स्कूल को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं और फादर के साथ कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं 14 के एज में। और वहाँ कलर, फर्स्ट जो है कलर के नौकरी करते हैं। ठीक है, फिर 18 साल के बाद, मतलब 18 की एज में एक टीचर बनते हैं, फिर असिस्टेंट हेडमास्टर बनते हैं। वहाँ की हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज है, उसी की टीचर और हेडमास्टर भी बनते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने यंग
बंगाल मूवमेंट का फाउंडर भी इन्हीं को माना जाता है, एच.एल.वी. डेरोजियो को। अगर हम बात करें, इनकी लाइफ काफी शॉर्ट रही, लेकिन इस शॉर्ट लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी कैरियर रही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरियर रही जर्नलिस्ट में, टीचर में, पोएट में, लीडिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ हिस्ट्री। डेरोजियो की अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छे ट्रू पेट्रियट थे, देशभक्त थे। ये इंडिया से इनको प्रेम था, हिज लव फॉर इंडिया, इट्स ग्लोरी, इनकी इंडिया की ग्लोरी, प्रतिष्ठा, इसकी जो ग्लोरी है इंडिया की, सब इनको पसंद था। इसलिए इन्होंने बहुत सारे पोम्स भी लिखे, जैसे कि हार्प ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनकी इमेज है, ये पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। आपको टेक्स्ट दे दिया जाएगा, राइटिंग दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा हार्प ऑफ इंडिया। ये बीपीएससी 4 में भी आ सकता है। हार्प ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और टू इंडिया माय नेटिव लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो वर्क है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिग्री में मतलब डिग्री कॉलेजेस में ये प्रिस्क्राइब किया गया है सिलेबस में। डेरोजियो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये डेरोजियो सोनेट और नैरेटिव पोम्स लिखते थे। तो इनकी जो थीम होती थी राइटिंग का, तो लव होता था, नेचर, डेथ और फ्रीडम होता था। इन सारे चीजों पर ये इनकी राइटिंग जनरली देखने को मिलता है, तो ये सभी चीज याद रखेंगे, लव, नेचर, डेथ और फ्रीडम। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेरोजियो की राइटिंग की पोम्स की, तो सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनिस्ट्री, ये सभी देखेंगे। गोइंग इनटू डार्कनेस इंपॉर्टेंट है, अ वॉक बाय द मूनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी राइटिंग को याद कर लेंगे आप, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इन्फ्लुएंस थे कुछ वेस्टर्न राइटर से, क्योंकि इंग्लिश राइटिंग वेस्टर्न से ही आया है। तो इन्फ्लुएंस थे कुछ रोमांटिक ट्रेडिशनल ब्रिटिश पोएट्स से, जैसे कि पीबी शेली, बेरॉन एंड किट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और कुछ ये इंडियन माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इनकी पोम्स में इंडियन और ग्रीक माइथोलॉजी को भी देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पोम की, जो हम आज पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं, उस पोम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन हम करवाएंगे लास्ट में, बने रहना है अंत तक, उसमें एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बस ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। ये सोनेट है और 14 लाइन्स का सोनेट होता है, इसको 14 लाइन्स में लिखी गई है। पहला जो पार्ट है ऑक्टेव में लिखी गई है, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स में, और दूसरा पार्ट सेस्टेट मतलब 6 लाइन्स में, ठीक है। अब देखेंगे ऑक्टेव और सेस्टेट का जो कंसेप्ट था, जो सोनेट का जो पेट्रार्कियन फॉर्मेट है, ये पेट्रार्कियन फॉर्मेट में ये लिखी गई है। इसकी जो अगर राइम स्कीम की अगर हम बात करें, तो ए बी सी डी, ये आपका ऑक्टेव वाला हो गया, ठीक है। EEFFG ये आपका सेस्टेट हो गया, EEFFG। इस तरीके से हम राइम स्कीम इसका दिया गया है। और ये जो है, जो मतलब पोम है ना डेरोजियो की सोनेट, ये डिस्क्राइब करता है क्रिएटिव पावर ऑफ पोएट्री को, इमेजिनेशन को। मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं, जो डेरोजियो बात कर रहे हैं ना, जो हमारा माइंड्स होता है, ये काफी ज्यादा इमेजिनेटिव होता है, थिंकर्स होता है। ये क्षण भर में कहीं रहता है, कुछ ही क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। इसकी जो स्पीड होती है ना हमारी माइंड का, इट्स टू बियॉन्ड द लेवल, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसकी लेवल क्या है। थिंकिंग पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, कहीं से भी कहीं पहुंच जाती है। हाँ, जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आप लाइक करते हैं, और माइंड उसको क्या करता है, कैच करके उसके बारे में सोचता है, इमेजिन करता है, और वो एक पोएट्री का फॉर्म ले लेता है, वो पोएट्री का फॉर्म ले लेता है। तो एक इंसान की जो दिमाग होती है, जो हमारा इमेजिनेशन होता है, उसमें जनरली देखा जाए, जो राइटिंग ऑथर जो लिखते हैं या पोएट जो लिखते हैं, उनकी राइटिंग में बहुत सारे इमेजिनेटिव थिंग्स, एलिमेंट्स को डाली जाती है। ये हमारा माइंड ही है जो इमेजिन कर सकता है, ये पावर है।
ये हमारे माइंड की पावर, मैजिकल पावर है, जो मतलब कॉल, जो पोइट जो है ये मतलब ये कॉल कर रहे हैं स्वीट मैडनेस, मतलब एक मीठी यादाश्त, मीठी पागलपन है। और मीठी यादाश्त मेमोरी कहने का सेंस है कि जो भी चीज हम सोचते हैं उसको हम लिख देते हैं पोएट्री के फॉर्म में। तो हमारी यंग माइंड को, जो हमारा माइंड होता है यंग होता है, कभी ये बुढ़ाता नहीं, हमेशा कुछ नया नया खोजते रहता है, सोचते रहता है। और उसी इमेंस एनर्जी की बात हो रही है, विगर की बात हो रही है, उसी डिलीशियस फ्रेंजी की बात है। डिलीशियस फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है दोस्तों जॉय, हैप्पी, खुशी। डिलीशियस हेल्प्स द पोएट क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ जॉय। तो यहाँ पर जो हमारा माइंड है वो हेल्प करता है इस वर्ल्ड को खुशियों से भरने का, इस वर्ल्ड को एक अच्छा बनाने का। एक ऐसी इमेजिन कर रहा है, एक ऐसी दुनिया की बात कर रहा है जो उटोपिया हो, उटोपियंस हो, जहाँ पर ग्रीडनेस नहीं हो, लस्ट नहीं हो, एंगर नहीं हो, जहाँ लव हो और टू हेल्प टू ईच अदर। ठीक है, ऐसी बात कह रही है। The plight of imagination helps the poet to move widely and unhindered through the creation of the world। तो ये सभी चीजें जो है यहाँ पर दी गई है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, पोम को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं समझ में आया या किस लाइन को समझना है तो आप मुझे बताओगे। Sweet madness when the youthful brain is seized। when, जब हमारा जो माइंड होता है, youthful brain is seized। seized का मतलब होता है एक जगह पर टिकना, एक जगह पर सोचना। with the delicious frenzy joy which it loves is its raving reels to very rapturous pleased and then through the creation widely robs मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है मैजिकल पावर की, मैजिकल थॉट की, जो हमारा ब्रेन सोचता है। और जो इमेजिनेशन होता है वो हमारा क्या फॉर्म लेता है, पोएट्री का फॉर्म लेता है। और वो पोएट्री जो होती है ना, इट इज अ कंप्लीटली फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, इट इज अ कंप्लीटली फुल ऑफ मोटिवेशन। ओके, तो हम कह सकते हैं एनर्जी से भरा होता है, इमेंस एनर्जी। डिलीशियस फ्रेंजी, जिसको पढ़कर अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जिसको पढ़कर हम अपने आप को जॉय फील करते हैं, हेल्पफुल फील करते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें बात हो रही है, वो सभी चीजें है क्या, दिस इज द इमेजिनेशन, दिस इज द क्रिएशन ऑफ माइंड, हम कह सकते हैं। द पोएट क्रिएट पोएट एक वर्ल्ड क्रिएट करता है। पोएट वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है किसके थ्रू, अपने माइंड के थ्रू। और वो कैसी वर्ल्ड की बात करें, जॉय की बात करिए, डिलाइट की बात करिए। The plight of imagination helps to poet move widely and unhindered through the creation of the world। तो ये सभी चीजें यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में बताई गई है। Now is the deep recesses of the sea। यहाँ पे याद रखें, the deep recesses of the sea, not now the highest Himalaya it mountain। हमारा जो माइंड होता है ना, कभी ओशियन की गहराई के पास रहता है और कुछ ही क्षण में वो कहीं माउंटेन के टॉप पीक पॉइंट पर चला जाता है, इतनी तेजी से भागता है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन, द पोएट फर्दर डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट ऑफ पोएट्री दैट इनेबल्स द पोएट एक्सप्लोर द वंडर ऑफ द स्काई। अगेन वही बात हो रही है कि पोएट, फिर से पोएट का जो माइंड है, जो हमारा माइंड है, इट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इट एक्सप्लोर द स्काई, इट एक्सप्लोर द सी, अनवील द सीक्रेट ऑफ दी सी। तो हमारा अनवील मतलब कुछ चीजों को जानना, तुरंत एक जो सीक्रेट मतलब जो राज है, डीप सी, जो डीप ओशन का जो राज है, वहां पर माइंड इमेजिनेशन कर रहा है कि क्या होगा, और तुरंत वहां अनवील करते करते वो फिर तुरंत कहाँ पहुंच जाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय माउंटेन, एंड द सेम टाइम डिलेप्स इनटू द डीप सी। और उसी समय ओशियन के पास भी रहता है, कुछ समय में क्षण में वो कहाँ चला जाता है, माउंटेन के पास। द एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली वंडरफुल एंड फैसिनेटिंग। और जो एक्सपीरियंस होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है, फैसिनेट होता है, आकर्षित होता है और वंडरफुल होती है। द माइंड इज स्पेल बाउंड
एंड एस्थेटिक। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है ना, ये इट इज द बेस्ड ऑन आवर इमेजिनेशन, है ना, कह सकते हैं। ये सोच सकता है, अच्छा चीज सोच सकता है, इसको सोचने को मजबूर करो। ऐसे मतलब ऐसे डम नहीं करना है, इसको डम नहीं बनाना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। नाउ बाय द फ्रेग्रेंट सोर्स ऑफ अरेबी अ क्लासिक ग्रीन। देखो यहाँ पर एक इमेजिनरी डिवाइस यूज की गई है। अ क्लासिक ग्रेस और स्वीट इटाली फाउंड। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि फ्रैग्रेंट मतलब हमारा जो माइंड है वो एक सोच रहा है, सोचते सोचते कहाँ चला जा रहा है, अरेबियन परफ्यूम को सोच रहा है। फ्रैग्रेंस मतलब वो परफ्यूम को जो अरब अरब कंट्री की, जो ऐसे भी कहा जाता है परफ्यूम काफी ज्यादा फेमस होती है, इसकी जो परफ्यूम उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है काफी ज्यादा मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है। द पोइट पावर टू थिंक एंड इमेजिन कैरी अस टू फार ऑफ लैंड। अब फिर सोचते सोचते अभी सोच रहा था अरेबियन परफ्यूम को, उसकी फ्रेग्रेंस को सोच रहा था। अब सोचते सोचते वो कहाँ चला जाता है, लैंड ग्रीस लैंड पर, रिनोन्ड फॉर इट्स क्लासिकल ट्रेजर एंड इटली। और फिर चला जाता है इटली के वो फेमस मॉन्यूमेंट को, उसको रिच कल्चर हेरिटेज एज वेल एज रूम्स दैट द रिमेन्स ऑफ पास्ट। और उसको उसकी जो कल्चर, उसकी जो हेरिटेज है, कैसे उसमें टूटी फूटी जो टूट गई या फिर जो भी वहां पर सोच रहा है। अभी सोच रहा था फ्रेग्रेंस ऑफ अरेबियन परफ्यूम को, फिर सोचते सोचते कहाँ चला जाता है, ग्रीस के लैंड पर, फिर इटली चला जाता है, इटली के मॉन्यूमेंट वगैरह पर चला जाता है। इस तरीके से चीजें यहाँ पर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे की स्टेंजा में पोएट कहता है, और थ्रू हर वाइल्डनेस ऑफ रूम्स, और थ्रू हर वाइल्डनेस ऑफ रूम्स, रूम्स का मतलब टूटी फूटी जो खंडहर होते हैं, जो मॉन्यूमेंट टूटी फूटी होते हैं, उसकी बात हो रही है। गेजिंग सोचते सोचते वो कहा, गेजिंग ऑन ब्यूटी लीप और ब्लेड्स ब्रो। फिर सोचते सोचते वो ब्यूटी वुमेन पर चला जाता है, उसके लिप्स पर चला जाता है, सुंदर ओठों पर चला जाता है, और उसके बाद तुरंत ब्लेयर्स ब्रो का मतलब एक ब्रेवियस्ट वुमेन पर चला जाता है ना। इस तरह से हमारा माइंड जो है इमेजिन करता है, कल्पना करता है। और रिवेलिंग इन द नाइटिंगेल एंड डव, डव और नाइटिंगेल दो बर्ड को यहाँ पर मेंशन किया गया है पोएट के द्वारा, इसलिए क्योंकि दोनों बर्ड काफी अच्छे गाते हैं। और यहाँ चैलेंज कर रहा है पोएट। ठीक है, क्या चैलेंज कर रहा है, रिवेलिंग इन द नाइटिंगेल एंड डव इन पावरिंग फोर्थ इट्स मेलोडी ऑफ लव। भाइयों जो इतनी सुंदर गाते हैं ना, जैसे लगा वो सुनकर आप मेलोडियस मतलब एक काफी मधुर, एक मतलब फील करोगे, प्लीजर्स फील करोगे। और गिविंग टू द गेल इन स्टेन ऑफ फायर immortal harpings like Serapha's lyre और giving to the gale। यहाँ पर बात हो रही है कि इवन बर्ड्स लाइक नाइटिंगेल हो गया, melodied love that poetry produced। फिर उसके बाद जो पोएट बोल रहा है कि varied moods like love, जो मूड होता है इट्स चेंज टाइम टू टाइम, varied। Sometimes it's to love, happiness, beauty, purity, sorrow and power। उदास भी होता है, कभी पावरफुल हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री लाइन इट्स इमोरलिटी। कुछ ऐसे यादें हो जाती है, इमेजिनेशन, तो वी कांट फॉरगेट। इमोर्टल, कभी वो मरते नहीं है, इमोर्टल कभी वो मरते नहीं है। इमोर्टल रेफर ट्रेडिशंस ऑफ पोएट्री राइटिंग। पोएट्री इज द, यहाँ पर इमोर्टल बोला गया, ट्रेडिशन ऑफ पोएट्री राइटिंग। पोएट्री इज द इमोर्टल हार्पिंग लाइक सेराफाज लायर। लायर एक धुन को, लायर एक इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर हार्पिंग बजाने के सेंस में जो उससे मधुर धुन निकलती है उससे कंपेयर किया जा रहा है किसकी, नाइटिंगेल और डव की साउंड को। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, इमेजिनेशन की बात कही गई है, इमोर्टलिटी की बात कही गई है। जो हमारा माइंड है जो क्रिएशन करता है, जो सोचता है, थिंक करता है, और सोचते सोचते वो एक पोएट्री का फॉर्म ले लेता है। लव की बात कह रही है। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। जो आपने अभी जो पोम पढ़ा उस पोम से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। चलो, व्हाट डज द स्वीट मैडनेस रेफर्स टू। तो बताओ आंसर क्या होगा, द जॉयफुल फ्रेंजी ऑफ यूथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। अगर आपने इस पोम को अच्छे से देखा है वीडियो, तो अच्छा से देखने के बाद एक करो क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोम? द सैडनेस ऑफ यूथ, द बाउंडलेस ऑफ इमेजिनेशन ऑफ यूथ, द सेरेनिटी ऑफ नेचर या विजडम ऑफ ओल्ड एज। तो ये द बाउंडलेस इमेजिनेशन मतलब बाउंडलेस, जो हमारा इमेजिनेशन होता है वो एक बाउंडलेस होता है, कोई रोक टोक नहीं होता, कितना भी आप सोचो, कितना ज्यादा भी सोचो, सोचते रहो, ठीक है। What kind of source does the poem describe? है ना, किस सोर्स की बात कही गई है? फ्रैग्रेंट सोर्स ऑफ अरेबी, कोल्ड सोर्स ऑफ द आर्कटिक, रॉकी सोर्स ऑफ नॉर्वे, सैंडी सोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रैग्रेंट सोर्स ऑफ अरेबी। आगे देखते हैं। विच लोकेशन डज द पोम मेंशन एज प्लेस द माइंड रोप्स टू? किस लोकेशन की बात कर रही है? द डेप्थ ऑफ द सी एंड द हिमालय, यानी ओशियन सी की डेप्थ की और हिमालय की, उस लोकेशन की बात कही है। रोप्स मूवमेंट की बात हो रहा है, ठीक है। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द पोम मेंशन क्लासिक ग्रीस, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज दिस एन एग्जांपल ऑफ? तो यहाँ पर आपका एल्यूजन है। ये जो क्लासिक ग्रीस है ना, यहाँ पर एल्यूजन, एक एल्यूजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ एंड ईयर वाज द पोम रिटन? किस मंथ और इसको लिखा गया था? तो ये लिखी गई है, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि देखो यहाँ मंथ आप ईयर लगभग सेम है, मंथ देखकर आपको ऐसे फंसते हैं लोग। नीट का क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, तो ये फरवरी 1827 हो जाएगा, 1827। What creature is mentioned in comparison to the mind's musical expression? तो म्यूजिकल एक्सप्रेशन को किस बर्ड से कंपेयर किया गया? तो नाइटिंगेल और डव, ठीक है। What does the poem compare the youthful imaginations melody to? फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न लिया है, लेकिन आंसर जो होगा नाइटिंगेल और डव होगा, ठीक है। इस दो स्वीट बर्ड को पोम में मेंशन की गई है। What kind of harping does the poem refer to? किस प्रकार के हार्पिंग की बात कही गई है, ठीक है ना, किस प्रकार के हार्पिंग की बात कही गई है? तो ये आपका सेराफास लायर की बात कही गई है, ठीक है। सेराफास लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों। द फ्रेज वेलोर्स ब्रो रेफर्स टू, ये किसको, जो फ्रेज है वेलोर्स ब्रो, किसको रेफर कर रहा है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्रेवरी ऑफ यूथ, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ ओल्ड एज, द पावर ऑफ विजडम, द ब्रेवरी ऑफ यूथ हो जाएगा, द ब्रेवरी ऑफ यूथ। आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम इज, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम इज, तो स्ट्रक्चर क्या है? 14 लाइन्स ऑफ फ्री वर्स, द 14 लाइन्स ऑफ ब्लैंक वर्स, अ 14 लाइन्स सोनेट डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, अ लाइन बैलेड। तो ये हो जाएगा 14 लाइन्स सोनेट डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव और सेस्टेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो यहीं तक रहते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी पोम हम करवाए हैं, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना तैयारी जारी रखिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।